हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का 3rd चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात के नियम को और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 2, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। लवाइशिए along with other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements। ठीक है, लवाइशिए और अन्य वैज्ञानिक इस बात को जानकारी ली, इस बात को हाईलाइट किया कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यौगिक क्या होगा? 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ होगा। एंड ईच सच कंपाउंड्स हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट। इस प्रकार यौगिक में इन तत्वों का स्थिर अनुपात रहता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया जाए या किसी ने भी इसे बनाया हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट रहता है, इस पर डिपेंड नहीं करता कि इसको किस ने बनाया और इसको कहाँ से प्राप्त किया। तो उसमें जो भी तत्व होंगे उनके जो अनुपात होगा वो क्या होगा? निश्चित। ठीक है, एलिमेंट्स जो क्या होंगे 2 या 2 से अधिक तत्वों से कंपाउंड जो होते हैं, यौगिक जो होते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो उनमें क्या होता है, जो अनुपात होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द ऑक्सीजन मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। ठीक है, यौगिक जो है हमारे पास कंपाउंड कौन सा? वाटर। इसमें वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास है उसका द्रव्यमान हमेशा कितना, मास का जो रेशियो होगा, ठीक है, द्रव्यमान का जो रेशियो होगा हमेशा कितना होगा? 1:8। यानी ऑक्सीजन कितना होगा? 1 और हाइड्रोजन कितना होगा? 8। देखो हमारे पास H2O है, H2O, इसमें कितना हाइड्रोजन 2 पार्ट होता है, ऑक्सीजन 16 पार्ट होता है। 2 से उसको कट करेंगे तो 1:8 आएगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट किया गया है। 8 दूनी 16 होता है ना, तो इस ढंग से हम इसको कैलकुलेट करके बना सकते हैं। वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का कोई भी स्रोत हो तो उसमें जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 1:8। Thus, if 9 grams of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 grams of oxygen are always obtained। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ठीक है, 9 ग्राम को करेंगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम क्या होगा? हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगा। सिमिलरली इन अमोनिया, इसी तरीके से अमोनिया में भी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 14:3 बाई मास। ठीक है, अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास, ठीक है, द्रव्यमानों का जो अनुपात रहेगा वो कितना रहेगा? 14:3। नाइट्रोजन 14 हो गया और हाइड्रोजन कितना रहेगा? 3। तो ये भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है, ये भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। वट एवर द मेथड और द सोर्स ऑफ फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, इस अमोनिया को चाहे आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, किसी भी प्रकार निर्मित करें, तो इसका जो द्रव्यमान है वो हमेशा कितना रहेगा? 14:3। 14:3। ठीक है, NH3 होता है ना फॉर्मूला अमोनिया का। तो हाइड्रोजन कितना है इसमें? 3, तो हाइड्रोजन 3 हो गया। नाइट्रोजन का एटम का मास कितना होता है? 14। तो 14 रेशियो कितना है? 3। तो ये भी क्या होगा? हमेशा फिक्स होगा। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन व्हिच इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या हमने जो हमने ऊपर क्या दिए? एग्जाम्पल दिए, जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। ठीक है, इसके हिसाब से ये क्या अपने आप में निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है। दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, इस नियम को किसने परिवाद किया था? जोसेफ प्राउस्ट। साइंटिस्ट का याद रखिएगा, नाम पूछता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने प्रपोज किया था। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? जोसेफ प्राउस्ट। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। क्या स्टेटमेंट इनका? किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। इन अ केमिकल सब्सटेंसेस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट।
साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, इससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमने पढ़ा था। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वॉज टू गिव अप्रॉक्सीमेट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। ठीक है, देखो यहाँ पर तो यहाँ तक तो कर लिया। तो साइंटिस्टों के सामने एक समस्या और आ गई कि नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। ठीक है, इनके जो डेफिनेट एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, अप्रोप्रिएट एक्सप्लेन होगा, तो उसको कैसे किया जाएगा। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, ये क्या थे, ब्रिटिश अंग्रेज रसायनज्ञ थे, वैज्ञानिक केमिस्ट थे, ब्रिटिश केमिस्ट, ठीक है, अंग्रेज रासायनिक थे, जॉन डाल्टन, नाम याद रखिएगा, जॉन डाल्टन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ के बारे में एक मूलभूत जानकारी प्राप्त की या मूलभूत जानकारी दी। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ मैटर व्हिच वाज टिल देन जस्ट ऑफ फिलॉसफी। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाजिता का विचार या सिद्धांत प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिक माना जाता था। ठीक है, उस समय तक जो दार्शनिक विचार माना जाता था, तो उसको जॉन डाल्टन ने, डाल्टन थे वैज्ञानिक, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था। ही टुक द नेम एटम्स एज ए गिवन बाय द ग्रीक्स एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एटम्स। ठीक है, ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। ठीक है, याद होगा ना आपको, जो दो हमारे पर फिलोसफर है, ठीक है, कात्यामा जो फिलोसफर थे, या डेमोक्रिस्ट जो थे, ठीक है, तो या फिर महर्षि कणाद जो थे, महर्षि कणाद ने उनको परमाणु कहा था, आपको याद होगा, पिछली वीडियो में हमने जानकारी ली थी। तो जैसे उन दार्शनिकों ने इसका नाम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो था उसका नाम परमाणु रखा था, एटम रखा था, तो वैसे डाल्टन ने भी इसका नाम क्या रखा था, परमाणु या एटम। ठीक है, एटम को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु। इस थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों के पर आधारित था। ठीक, अपने मन से नहीं दिया था, तो नियमों पर क्या था, ये संयोजन के नियमों जो केमिकल कॉम्बिनेशन वाले थे उन पर ये डिपेंडेंट था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या की थी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी जो आई थी, परमाणु की जो सिद्धांत आया था, तो उन्होंने उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात के नियम को व्याख्या की थी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और ए मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिश्रण हो, तत्व यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, एटम्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, तत्व जो है, परमाणु, अणु जो भी होंगे, सबसे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल्टन की थ्योरी देखते हैं। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी में स्टेटेड एज फॉलोज। ठीक है, डाल्टन के सिद्धांत के जो पोस्टुलेट्स हैं, विवेचना है, वो इस प्रकार दी गई है। ठीक है, तो इसके पोस्टुलेट के बारे में हम जानकारी लेते हैं। फर्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पूछी जाती बोर्ड में, एग्जाम में याद रखिएगा। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ अ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हम अणु कहते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो परमाणु है, ठीक है, वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, परमाणु क्या है, अविभाज्य सूक्ष्म कण है, व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, जिसको हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजन कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहा, एटम क्या है, परमाणु क्या है, अविभाज्य है, सबसे छोटा रूप है, और अपने आप में क्या हुआ, अविभाज्य, जिसको हम उससे छोटे रूपों में तोड़ नहीं सकते, और ना ही इसको बना सकते हैं और ना इसको खत्म कर सकते हैं। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
ठीक है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या कहा हमने, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो अलग अलग तत्वों के भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं उनके जो गुणधर्म है वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फिफ्थ देखिएगा, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड्स। जो परमाणु हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होंगे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, तो वो क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड्स। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड्स। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे, तो उसके बारे में जानकारी ली। यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, आप आने वाले जो अध्याय होंगे तो उसमें जानकारी लेंगे कि जो मेटल है, नहीं सॉरी, जो एटम्स हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आज भी इसको यही माना जाता है कि जो परमाणु होंगे, ठीक है, जो पदार्थ है या अणु है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। व्हाट इज एन एटम, परमाणु क्या होता है। व्हाट इज एन एटम, परमाणु क्या होता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मेसन बिल्डिंग वॉल्स, फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मेसन बिल्डिंग, ठीक, कभी मेसन बिल्डिंग वॉल्स, तो आपने कभी दीवार को बनते हुए देखा है। फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम एंड देन अ कलेक्शन टू फॉर्म ऑफ रूम्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग। इन दीवारों से एक कमरा और कई कमरे आपस में मिलने के बाद क्या बनते हैं, एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। बहुत सारी दीवारें बनेंगी, ठीक है, उससे कमरे बनेंगे और बहुत सारे कमरे आपस में मिलने के बाद क्या बनेंगे, एक बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। तो इस ढंग से क्या होगा, बहुत सारी कमरे आपस में मिलने के बाद बहुत सारी दीवारें होंगी, ईंट होंगी, ईंट से दीवार बनी, दीवार से कमरे बनी, कमरे से बिल्डिंग तैयार होगी। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग। इस विशाल जो बिल्डिंग बनी है उसकी रचनात्मक इकाई क्या है। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन आंट हिल। ठीक, किसी आंट हिल को हिंदी में बोला जाता है बॉबी। ठीक है, तो किसी बॉबी की रचनात्मक इकाई क्या होती है। इट इज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम्स। ठीक है, यह रेत का एक छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। ठीक है, इट इज स्मॉल ग्रेन्स ऑफ सैंड, यह छोटे छोटे कण होंगे किसके, बजरी के, रेत के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा आंटिल। ठीक है, सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम्स। ठीक है, इसी तरीके से जो सभी द्रव्य हैं उनकी रचनात्मक इकाई क्या होगी, परमाणु। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में जानकारी ली। हाउ बिग आर एटम्स, परमाणु कितने बड़े होते हैं। हाउ बिग आर एटम्स, परमाणु कितने बड़े अपने आप में होते हैं या दिखाई देते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। एटम्स आर वेरी स्मॉल, परमाणु क्या होते हैं, अपने आप में बहुत छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी छोटे होते हैं। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स when stacked would make a layer barley as thick as this sheet of paper। लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखते हैं
तो बड़ी कठिनाई से कागज की शीट जितनी मोटी हमें एक परत मिलेगी, मतलब बहुत से परमाणु हमने आपस में मिलाए तो उनको रखने के बाद तब जाके हमें एक छोटे से पेपर शीट के बराबर उसका इमेज मिलेगा, आकार मिलेगा। वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज व्हाई वुड वी केयर अबाउट देम। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि हम इससे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें। वाई शुड वी केयर अबाउट देम, हम इसके बारे में क्यों सोचें, इसकी केयर क्यों करें। दिस इज बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा जो विश्व है, वर्ल्ड है, वो इन्हीं परमाणु से मिलकर बना हुआ है। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, हम इनको देखने के योग्य नहीं है, ठीक है, हम इनको नहीं देख पाते हैं, ठीक है। हमारा पूरा जो संसार है वो इन्हीं परमाणु से मिलकर बना होगा, चाहे हम उन्हें देख सकें या नहीं देख सकें। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू, ठीक है। हमने कहा चाहे हम इन्हें देख पाएँ या नहीं देख पाएँ, ठीक है, फिर भी ये विद्यमान होते हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उसका प्रभाव पड़ता है। हम जो भी करते हैं तो उस पर इसका कुछ न कुछ क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। तो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई थी, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, जो विश्व है उसमें पूरी तरीके से, इसको देखिएगा जरा, तो हमें ये परमाणु, ठीक है, पूरा विश्व जो होगा इन छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होगा, तो ये हमें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, आधुनिक तकनीक की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को देखा जा सकता है, ठीक है। छोटे छोटे जो रूप होंगे उन छोटे छोटे रूपों को हम आसानी से देख पाएंगे। तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, डायग्राम आएगा एनसीईआरटी का, तो उसको हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, ठीक है। तो 1/10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू होता है 1 नैनोमीटर के बराबर। ये 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर के इक्विवेलेंट होता है। तो मेजरिंग यूनिट है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो 10⁻⁻10 रेडिया दी है और एग्जांपल दिए हैं कुछ यहाँ पर। रेडिया किस में दी है, मीटर में। 10⁻⁻10 10⁻−10 है, तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन के आकार की बात करें तो हाइड्रोजन का आकार कितना हो, 10 की पावर कितनी, -10 मीटर के बराबर होगा। आप सोच सकते कितनी छोटी वैल्यू है, यानी कितना होगा, 1 के पीछे 1 0 0 इतना कितने टाइम, 10 टाइम, ठीक है। तो 10 जीरो लगेंगे तो इतना छोटा आकार होगा हाइड्रोजन का। 10⁻⁹ इसका होगा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर वाटर के मॉलिक्यूल का साइज देखेंगे तो उसकी रेडिया कितनी होगी, उसका जो त्रिज्या होगी वो 10⁻⁹ के बराबर होगी। 10⁻⁸ एक इसका होगा मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। 10⁻⁴ ये वाला पार्ट कह रहे हैं हम। तो 10⁻⁻4 किसका है, ग्रेन ऑफ सैंड्स, ठीक है। जो रेत बजरी हजरी होती है तो उसका आकार 10 की घात कितनी होती है, -4 के बराबर उसका साइज होता है। 10⁻⁻2, ठीक है। तो 10⁻⁻2 किसका, आंट, ठीक है, चींटी जो होगी तो उसका कितनी बड़ा साइज है, 10 की घात -2 के बराबर है, इसका रेडिया इतनी होगी। 10⁻⁻1 मीटर वाटरमेलन, ठीक है। तो जो क्या है, तरबूज है, तो तरबूज का आकार इतना बड़ा होता है, ठीक है। 10 की घात कितनी, -1 के बराबर तरबूज के आकार बनेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ एग्जाम्पल देखे हमने और उनकी एटॉमिक रेडिया के बारे में यहाँ पर जानकारी ली थी। तो ये देखिएगा, थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजिन ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स, ठीक है। आज हम क्या करते हैं, आधुनिक तकनीक हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उनकी सहायता से आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखाया जा सकता है, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इनकी दिखा रखा है डायग्राम। तो ये क्या है, यहाँ पर सरफेस दिखा के देख पा रहे हैं आप, सिलिकॉन का आर्टिकल है, ठीक है। सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब है, किसका, सिलिकॉन SI, ठीक है। तो एक ऐसा है, दूसरे SI कैसे बनता है, टेट्राहेड्रली बॉन्डेड रहता है, इसको बता दो। SI ये SI ये इससे बॉन्डेड होगा, इधर बॉन्डेड होगा, ये फिर SI इससे बॉन्डेड होगा, ये इधर होगा। तो इस ढंग से क्या होगा, टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट इसका पॉसिबल रहता है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास सिलिकॉन का क्या है, अरेंजमेंट है। तो सिलिकॉन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे तो उनका एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में जानकारी ली, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में यहाँ पर जानकारी ली थी। वीडियो को हम अगला जो पार्ट आएगा, ठीक है, तो उसमें विभिन्न तत्वों के जो परमाणु के आधुनिक जो सिंबल हैं, ठीक है, उसके बारे में जानकारी लेंगे।
थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।